हेलो फ्रेंड, आइए आपका स्वागत है प्रिय लमर क्लासेज में। आइए आपका स्वागत है प्रिय लमर क्लासेज में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सामान्य हिंदी के भाग 2 के बारे में। ठीक है, तो भाग 1 में हमने लोगों ने पढ़ा था हिंदी भाग की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति की, मतलब हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, कैसे हुई थी और हिंदी भाषा का क्या मतलब होता है। ठीक है, और हिंदी भाषा कितने प्रकार की होती है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा के बारे में। आज हम आप लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा के बारे में। भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा क्या होती है। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया था। कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 कालों में। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। इसके 3 कालों में विभाजित किया गया है। इसको भारतीय आर्य भाषा है, इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा के कितने काल होते हैं? तो भारतीय आर्य भाषा के 3 काल होते हैं। ठीक है, वो होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। पहला होता है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। जो पहला होता है ये होता है प्राचीन। 3 कालों में विभाजित किया गया है। इसको भारतीय आर्य भाषा है, इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा के कितने काल होते हैं? तो भारतीय आर्य भाषा के 3 काल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। पहला होता है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। जो पहला होता है ये होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, और इसका समय कब से कब होता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होता है। इसका जो समय होता है वो होता है 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है, इसका जो समय होता है वो होता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये होता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय। जो दूसरा होता है वो होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। जो दूसरा होता है ये होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, जो दूसरा होता है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल होता है। और इसका समय देखिए, पहला 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व हो गया, तब दूसरा कब से शुरू होगा? 500 ईसा पूर्व से शुरू होगा और 1000 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो ये चलता है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये चलता है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। तीसरा जो होता है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। ठीक है, जो तीसरा होता है वो होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। ठीक है, जो तीसरा होता है वो तो देखिए, पहला 1500 से 500 तक चला, ईसा पूर्व तक चला। दूसरा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। तब तीसरा कहां से चलेगा? तीसरा 1000 से अब तक चलेगा। तो तीसरा चलेगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक। अभी जो समय चल रहा है अब तक क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है। तो भारतीय आर्य भाषा होती है वो 3 कालों में विभाजित हुई है। पहला होता है प्राचीन आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व है। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल होता है, जो 1000 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाषा काल कि हिंदी के कितने भाषा काल होते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा के 3 भाषा काल होते हैं। प्राचीन होता है
प्राचीन भारतीय होता है, मध्यकालीन होता है और आधुनिक होता है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ था। आइए अब देखते हैं हम हिंदी का विकास। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम हिंदी, अगला हेडिंग हम देखते हैं हिंदी का विकास। हिंदी के विकास का जो क्रम है वो किस प्रकार से हुआ है, तो हिंदी विकास का हम क्रम देखते हैं। तो देखिए हिंदी का विकास का जो क्रम है वो सबसे पहला है संस्कृत। हिंदी विकास का जो क्रम है वो सबसे पहला क्या है, संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत के बाद से क्या है, पाली है। संस्कृत के बाद से पाली है। पाली के बाद से क्या है, प्रकृति है। पाली के बाद से प्रकृति है। प्रकृति के बाद से अपभ्रंश है। अपभ्रंश है और उसके बाद से क्या है, हिंदी है। तो ये हिंदी का विकास है। हिंदी का विकास क्या है, पहला संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्रकृति है, फिर अपभ्रंश है, उसके बाद से हिंदी बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए बीच बीच में अपभ्रंश और हिंदी के बीच में अवहट का भी प्रयोग होता है। अवहट का प्रयोग होता है, लेकिन अवहट कोई बहुत मायने नहीं रख सकता है। ठीक है, तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच के रूप में, बीच में कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में भाषा के रूप में एक भाषा के कड़ी के रूप में एक और कड़ी प्राप्त होती है, चाहे एक और भाषा प्राप्त होती है। कुछ विद्वान उसको अवहट नाम देते हैं। ठीक है, तो एक और हिंदी और अपभ्रंश के बीच में, इसी के बीच में होती है अवहट, एक होती है। तो कहीं पे कुछ विद्वान इसको अवहट मानते हैं, कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश और अवहट के बीच में, लेकिन हिंदी की जो आदि जननी है वो अपभ्रंश ही मानी गई है, अवहट को नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंदी का विकास क्रम। सबसे पहले क्या होता है, संस्कृत होता है, फिर पाली होती है, फिर प्रकृत होता है, फिर अपभ्रंश होता है और हिंदी होता है। इसलिए हिंदी की जो जननी पूछी जाती है तो अपभ्रंश पूछा जाता है, और हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए शायद कैमरे की गड़बड़ी से हिंदी नहीं आ रही थी, तो अब सही हो गया होगा। पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्रकृत है, फिर अपभ्रंश है और फिर से क्या है, हिंदी है। और हिंदी और अपभ्रंश के बीच में कुछ विद्वान अवहट को भी मानते हैं कि अवहट भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अपभ्रंश को ही माना गया है। हिंदी की जो जननी है उसको अपभ्रंश ही माना गया है, इसलिए हम अवहट को नहीं लेते हैं। सिर्फ अपभ्रंश के बाद से हम किसको ले लेते हैं, हिंदी को ले लेते हैं। देखिए पिछली शायद कैमरे में नहीं आए थे, कट गया था, लेकिन अब क्लियर हो गया, अब आ रहा है। अब नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय